ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज थोड़ा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे ज़्यादा अपन फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि बस हिस्ट्री और ये सभी पढ़ाते हैं। मेरे को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी आता है। क्या बोल रही है, बोलना मेरे को। बोर्ड चेंज कर दूँ, उस रूम में पड़ेगी। कहाँ से चेंज होता है बोर्ड अब? मतलब ये बढ़िया है। ठीक है, पैसा दे के पढ़ने का, बोर्ड चेंज कर। तो अभी मैं बोर्ड ठीक है, ये वही बात है। एक दिन तुम लोग बैठे बैठे बताया ना सर समोसा ला के दो, ठीक है, आते आते गर्म हो गया, ठंडा हो गया तो बोले ये नहीं गर्म चाहिए, ठीक है, और ला के देगा क्योंकि पैसा दिया है। कहाँ है ये? अब खुश है? अब ये भी बता दे कलर किससे लिखूं? पक्का? देखो दे, डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र, और ऊपर से तू पैसा भी दिए। तेरा तो बनता है कि नहीं? पैसा दिए, मेरे हिसाब से पढ़ाएगा। चलो, अबे आना। पहला है इंडिया फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन। स्टडी ऑन टील कार्बन। भारत का टील कार्बन पे पहला अध्ययन हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? ये हुआ एक केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, और ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे टील कार्बन पे एक अध्ययन हुआ, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई टील कार्बन है क्या, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टील कार्बन? हिंदी में भी इसको टील कार्बन ही बोलते हैं, टील कार्बन। देखो, टील कार्बन वो कार्बन है ना, द कार्बन स्टोर्ड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, मीठे पानी में संग्रहित कार्बन। इस कार्बन को टील कार्बन कहा जाता है। द कार्बन स्टोर्ड इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में संग्रहित इस कार्बन को टील कार्बन कहते हैं। अब भाई, ये टील कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये टील कार्बन का ना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो ये कार्बन सिक्विस्ट्रेट करता है, इट हेल्प्स इन कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कितने इंग्लिश मीडियम वाले हो? हाथ उठाओ तो थोड़ा। एक दो इंग्लिश मीडियम वाले, एक दो तीन, ठीक है, चार, ठीक है। अरे मतलब बस देख रहा था यार। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, दूसरा इट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग फ्लड,
अभी बता दूंगा हिंदी में। मिटिगेटिंग फ्लड मतलब बाढ़ रोकथाम, रोकथाम के लिए जरूरी है एक तो। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन को एकत्रित करना, कार्बन को सोखना। समझते हो ना, पेड़ कार्बन सिक्विस्ट्रेट करते हैं, कार्बन को सोखना। कार्बन सोखने में बहुत कारगर है ये टील कार्बन। अब कार्बन ज़्यादा सोखेगा तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो टील कार्बन है ना, ये मेनली वेटलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि समझते हो क्या होता है आर्द्र भूमि? देखो, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड मतलब वो जमीन का हिस्सा होता है ना जो टेम्पररली या परमानेंटली पानी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन पानी, समुद्र नहीं, वो एरिया जहाँ पे वहाँ इतना इतना पानी हमेशा भरा रहता है। ठीक है, चाहे टेम्पररली या परमानेंटली, ज़्यादा पानी नहीं। हाँ, मतलब क्या नाम है, वाटर लेवल मतलब सरफेस लेवल से 3-4 फीट पानी भरा रहता है, उन एरियाज को हम वेटलैंड्स कहते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है, अब देखो वेटलैंड्स जनरली, ये जो वेटलैंड्स है ना, ये तुम लोगों को गहरे समुद्र में नहीं मिलेंगे, ये किनारों में ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो किनारों की एक विशेषता ये है कि अगर किनारों में मैंग्रोव समझते हो, पेड़ पौधे ये जो है, अगर ये ज्यादा हैं जैसे सुंदरबंस में है, ठीक है, तो ये आने वाले जितने भी फ्लड या तूफान उफान है ना, ये एक तरीके से एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये टील कार्बन यहां पाया जाता है यूजुअल, मतलब मेनली आर्द्र भूमि में, वेटलैंड्स में। ठीक है, तो एक तरीके से ये टील कार्बन बाढ़ रोकथाम के भी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कई और हैं, जैसे इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अर्बन हीट, शहरी ताप, and in a way it also helps in controlling greenhouse gases. तो इन अ नटशेल ये समझ में, पूछना, अरे क्या करना है बता दे। हाँ, 25 में सब उसमें मानते हैं अपन। ठीक है, चलो, और कुछ, चाय कॉफी बिस्किट समोसा सब चाहिए। कभी कभार मेरे को लगता है मैं टीचर हूँ कि क्या हूँ। ठीक है, समोसा भी मैं ही लेके आऊंगा, ये भी मैं लेके आऊंगा, तुम लोग का बढ़िया पैसा देने का फायदा है। अब से ना कोचिंग सेंटर्स में ये भी हो जाना चाहिए कि सिर्फ हम पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं देते हो, तो टीचर ही समोसा भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा, अगर हाथ वाथ में खराबी है तो हाथ से खाना खिलाएगा। ये सारी सुविधाएं भी हमारे यहाँ दी जा रही है। तो देखो, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि ये जो टील कार्बन है ना, ये काम का कार्बन है। ठीक है, लेकिन अभी जो केवलादेव नेशनल पार्क में जो स्टडी हुई है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो टील कार्बन का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है, उनके वो एरिया अंडर द वेटलैंड्स वो कम हो गए हैं। वो कम हो गए हैं तो उससे क्या हो रहा है, अब देखो कार्बन किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पेड़ों में ही के थ्रू पेड़ों में ही पाया जाएगा, मतलब पेड़ मतलब जो ग्रीनरी है उसी में। ठीक है, तो अब ये पाया गया कि ये टील कार्बन जितना होना चाहिए वो कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मरता है ना तो वो सड़ता है, और सड़ने से कई सारी गैस निकलती है, उत्सर्जन होता है। ठीक है,
और यूजुअली ये टील कार्बन या वेटलैंड्स के जब पेड़ पौधे सड़ते हैं तो उनमें से एक गैस उत्सर्जित होती है, एमिट होती है, उस गैस का नाम है, मतलब अब टील कार्बन खत्म हो रहा है, लेकिन टील कार्बन खत्म होना ही एक समस्या नहीं हो रही है, टील कार्बन तो खत्म ही हो ही रहा है, लेकिन वो कार्बन जिन पेड़ों में स्टोर्ड था जब वो सड़ रहे हैं तो उससे एक गैस का उत्सर्जन हो रहा है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन का एमिशन भी अब हो रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो काम का एक कार्बन है वो भी कम हो रहा है और जो अपने को नहीं चाहिए ग्रीन हाउस गैस लिखना था, ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं ना, ग्रीन हाउस गैस समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, ठीक है, ये पाया गया कि टील कार्बन खत्म हो रहा है, उसके कारण जो मीथेन का एमिशन है, उत्सर्जन है, वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो टीम ये स्टडी कंडक्ट कर रही थी उन्होंने अपने रिकमेंडेशन भी दिए कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि व्हाट द कमिटी हैज रिकमेंडेड, सुझाव क्या दिया? सुझाव ये दिया कि इन सब चीज को रोकने के लिए एक चीज होती है जिसको बोला जाता है बायोचार। बायोचार का यूज करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, बायोचारी है हिंदी। अब समझने की बात है भाई कि फिर ये बायोचार क्या है। तो बायोचार एक कार्बन रिच कंपाउंड है, एक कार्बन रिच कंपोनेंट है जिसके इस्तेमाल से, इट इज अ कार्बन रिच कंपोनेंट, कार्बन रिच मटेरियल, कार्बन समृद्ध पदार्थ विच एनहेंसेस तीन काम करता है ये बायोचार। एक तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, दूसरा वाटर रिटेंशन, और दूसरा इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाता है, जल रोधक क्षमता, जल धारक क्षमता, सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता। ठीक है, तो जो कमिटी थी उन्होंने ये रिकमेंड किया कि एक बायोचार यूज करेंगे अगर हम, तो इससे जो टील कार्बन जो कम हो रहा है उसका परसेंटेज शायद हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और एक तरीके से जो ये मीथेन का जो एमिशन हो रहा है उससे भी रोकथाम किया जा सकता है। देखो ये जो चीज़ है ना, मीथेन एमिशन, थोड़ा सोच के देखो, ये जो स्टडी हो रही है ना ये केवलादेव नेशनल पार्क में हो रही है। ठीक है, अब नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज तो कम ही रहेंगी। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज कम रहेंगी तो अगर ये मीथेन वहां एमिट होता रहेगा तो इसका डायरेक्ट जो क्या नाम है रिपरकशन है या डायरेक्ट जो प्रभाव है वो वहां के जानवरों पे पड़ेगा, और जानवर आगे बता पाएंगे नहीं कि ज्यादा निकल रहा है उसको बंद करो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज बार बार होगी, क्योंकि हम ये नेशनल पार्क से ये समझते हैं कि हमने उनको छोड़ दिया है ना, प्रकृति पे ही छोड़ दिया है, ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव गतिविधियां नेशनल पार्क के एरिया में होती नहीं है। ठीक है, तो हो रही है तो इसको अगर हम अभी कर देंगे
तो भविष्य में जो जानवरों पे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, वन फाइनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दो तीन चीज नई नई सीखने को तुम लोगों को मिलेगी। एक तो है टील कार्बन। टील कार्बन क्या होता है? द कार्बन स्टोर्ड इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, और दूसरा है बायोचार। बायोचार क्या है? एक कार्बन रिच कंपाउंड है जिसके इस्तेमाल से ये सारी चीजें होती हैं। कार्बन रिच कंपाउंड, कार्बन समृद्ध पदार्थ। ठीक है, अब देखो कार्बन भी बहुत सारे प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे टील कार्बन, ये अब हमारे काम का कार्बन है। कार्बन कई प्रकार का होता है, ब्लू कार्बन, रेड कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन। ठीक है, रेड कार्बन, अलग अलग प्रकार के कार्बन होते हैं, उसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहला ये छोटा सा ये था, इसमें टील कार्बन और ये थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक है, ठीक है, वेटलैंड्स। हाँ, बायोचार, बायोचार ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। ठीक है, वैसे बनाया जा सकता है, इतना कुछ वो नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है? लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स। ये हो गया, लिख लिए, लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स। विरासत अपशिष्ट, विरासत अपशिष्ट। अपशिष्ट कचरे। सबसे पहले समझते हैं कि लीगेसी वेस्ट है क्या। ठीक है, लीगेसी वेस्ट या लीगेसी वेस्ट डंप साइट। डंप साइट्स मतलब जहाँ पे कचरों को रखा जाता है, देखे होगे तुम लोग। ठीक है, फेंका जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स मतलब क्या है? दे आर दोज डंप साइट्स where solid wastes ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट are collected since long time and stored unscientifically and uncontrollably। ये वो कूड़े के ढेर हैं, ठीक है, जो कई सालों से, जहाँ पे कई सालों से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जो एकत्रित कूड़े हैं, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए मतलब दे आर केप्ट अवैज्ञानिक और अनियंत्रित तरीकों से रखे गए हैं। जैसे नॉर्मली होता है, तुम लोग देखे हो। ठीक है, जैसे कई डंप साइट देखे होगे, वहाँ सिग्रीगेशन नहीं होता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट सब एक जैसा होता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई वैज्ञानिक तरीके से उसको नहीं रखा जाता है, रख दिया जाता है। अब देखो लीगेसी वेस्ट डंप साइट जो है ना, देखो क्या होता है, कोई भी शहर है, अब शहर से कचरा निकलेगा, ठीक है, वहाँ की कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, नगर निगम होगा, तो लीगेसी वेस्ट साइट्स अब इतने न्यूज़ में क्यों हैं? तुम लोग सुने भी होंगे, दिल्ली के पास कचरे के पहाड़ हैं। ठीक है, तो कचरे के पहाड़ अब हुए कैसे? देखो ओरिजिनली जो ये डंप साइट्स थे ना, ओरिजिनली इनको शहर से बाहर ही बनाया गया था। ठीक है, ओरिजिनली अगर मान लो कि ये कोई शहर है, इनको यहीं बनाया गया था आज से 15-20 साल पहले। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, शहर बढ़ता गया,
अब शहर बढ़ता गया तो शहर इतना बढ़ गया कि ये डंप साइट्स अब उस शहर में एकदम सेंट्रली लोकेटेड है। शहर बढ़ा ना, ठीक है, ये तो वहीं रहा, लेकिन शहर बढ़ा। शहर के बढ़ने से क्या हो गया, अब ये जो डंप साइट जो पहले बाहर थे, आउटस्कर्ट्स में थे, अब नाउ दे आर सेंट्रली लोकेटेड, एकदम केंद्र में ही हैं। और केंद्र में होने का मतलब यह है कि ह्यूमंस जो हैं उनके विसिनिटी में ही है, उनके इर्द गिर्द में ही है, ठीक है। और ये डंप साइट्स तो कुछ साफ सुथरे साइट्स तो ये है नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई ना, वो रिसेंटली न्यूज़ ये आई कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इन्होंने दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे इस लीगेसी वेस्ट, विरासत अपशिष्ट से होने वाली जो दुष्प्रभाव हैं उनका एक रिपोर्ट मांगा है कि भाई दिल्ली के आसपास जितने ढेर हैं उन ढेरों का, उन कचरों के ढेरों का लोगों पे क्या गलत असर हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट दो। तो न्यूज़ ये है, तो वहां से आया लीगेसी वेस्ट, ठीक है, ये है, ठीक है। तो रीसेंट जो है वो ये है कि एनजीटी जो हरित प्राधिकरण है, कहाँ गया, रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इन्होंने जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इससे लीगेसी वेस्ट से होने वाले जितने भी दुष्प्रभाव हैं उसकी एक रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, न्यूज़ ये है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि इन लीगेसी वेस्ट से, विरासत अपशिष्ट से क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य में ये क्या क्या प्रभाव कर सकता है, व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स। तो सबसे पहले तो है कि कचरे के आए डंप साइट्स के आसपास एक बहुत, मतलब एक कॉमन बीमारी है जिसको माउथ एंड फूड डिजीज बोलते हैं। इसका मैं हिंदी में खोजा, ये मिला नहीं मेरे को, ठीक है, माउथ एंड फूड डिजीज पहला। दूसरा, किसी भी डंप साइट्स के आसपास अगर आप जाओगे तो वहां से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, स्पेशली मीथेन, ठीक है। इसलिए देखना डंप साइट्स में कभी कभार आग भी लग जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ मीथेन, ठीक है। तीसरा, अब देखो इस डंप साइट्स में तुम लोग एक प्रकार के ह्यूमन बींग्स, मानव हमेशा ही पाओगे जिन्हें कचरा बिनने वाला या रैग पिकर्स कहा जाता है, ठीक है। ये रैग पिकर्स, इट इज फाउंड, ये जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बिनने वाले, इन लोगों में एक प्रकार से स्किन एलर्जी हो रही है ड्यू टू दिस वेस्ट। इसके अलावा कई कॉमन बीमारी हैं जैसे टीबी, अस्थमा, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू। आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी कॉलोनियां हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पे इन बीमारियों का खतरा हमेशा ही बना रहता है। हर साल सुनोगे दिल्ली में डेंगू का, हर साल का न्यूज़ है, ठीक। अब थोड़ा देखते हैं कि हमारे देश की सरकार ने ये इन कचरों के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, ठीक है। एक तुम लोग प्रोग्राम सुनते भी होंगे, स्वच्छ भारत मिशन। अभी तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आ गया है, ठीक है, लेकिन जो पहला फेज था स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम था, एक गोल था कि हम अपने गांवों को ओडीएफ फ्री विलेजेस बनाएंगे, ठीक है, शौच
खुले में शौच मुक्त गांव। ठीक है, तो अंडर द स्वच्छ भारत मिशन हमने ये एम किया था दैट वे विल प्रोवाइड ODF फ्री विलेजेस, खुले में शौच मुक्त गांव। अभी देखो स्वच्छ भारत मिशन का ना दूसरा फेज चालू हो गया जिसको हम SBM 2.0 बोलते हैं। ठीक है, जो 2021 से 2026 तक चलेगा, 5 वर्षीय योजना भारत में जो चलती है उस वहाँ। तो अब थोड़ा ये देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसके अंतर्गत भारत मतलब जो गवर्नमेंट के क्या क्या लक्ष्य हैं, व्हाट आर द टारगेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। हो गया, लिख लिए। ये 2021 में लॉन्च हुआ है और जाहिर सी बात है 2026 तक ये चलेगा। इसमें सबसे पहला देखो स्वच्छ भारत मिशन जो है ना ये रूरल के लिए अलग होता है, अर्बन के लिए अलग इसके एम्स होते हैं। ठीक है, गांव शहर के गांव क्षेत्र के लिए अलग इसके एम होंगे, शहर के लिए अलग होंगे। ठीक है, तो हम जो ये बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात कर रहे हैं। अर्बन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लीगेसी वेस्ट पढ़ रहे हैं, दिल्ली के पहाड़ों का, कचरों के पहाड़ों का वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है इस मिशन में सबसे पहला एम है दैट वी विल क्रिएट सॉलिड वेस्ट सिटीज। हंड्रेड 100% सॉलिड वेस्ट सिटीज बाय 2026 ये लक्ष्य है। पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं। ये हमारे जितने भी शहर हैं वो 100% जो ठोस अपशिष्ट हैं उनसे मुक्त होंगे। पहला लक्ष्य तो ये है। ठीक है, गार्बेज फ्री सिटीज बाय 2026। दूसरा लक्ष्य है 100% सोर्स सिग्रेशन। यानी पूर्णतः स्रोत पृथक्करण। स्रोत पृथक्करण समझते हो? जैसे घर से ही कचरे जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे घर के डस्टबिन में किस किस प्रकार के कचरे हैं, हरा डब्बा, नीला डब्बा, ये डब्बा। ठीक है, तो इसको सोर्स सिग्रीगेशन, सोर्स मतलब जहां से कचरा उत्पन्न हो रहा है वहीं से इसको अलग कर दो। आ रही है बात समझ में? इस चीज को सोर्स सिग्रीगेशन बोलते हैं। तुम लोग देखना कचरा बिनने वाला जो वो भी आता है ना, वो अगर क्या बोलते हैं रिक्शा टाइप का जो रहता है, उसमें भी दो अलग अलग कंपार्टमेंट बना रहता है, एक हरा एक नीला। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं 100% सोर्स सिग्रीगेशन, स्रोत पृथक्करण। स्रोत पृथक्करण। तीसरा लक्ष्य तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है, डोर टू डोर कलेक्शन। अब कचरा फेंकने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कचरा उठाने वाला आपके घर पे खुद आएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा है जो हम पढ़े थे कि लीगेसी वेस्ट जो अनसाइंटिफिकली या अनकंट्रोल्ड पड़े हुए हैं बिना किसी वैज्ञानिक उसके, सो वी विल प्रोवाइड अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लीगेसी वेस्ट। अपशिष्ट वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लीगेसी वेस्ट। और एक और चीज ये तुम लोग न्यूज में देखते होगे कि अभी एक नया है कि
अभी जो बहुत साल से जो हमारे पुराने डंप साइट्स थे, उन डंप साइट्स को टू कन्वर्ट द डंप साइट्स इनटू ग्रीन जोन्स। पहले यहाँ पे डंप साइट हुआ करता था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे अभी गार्डन बना दिया। ठीक है, मतलब डंप साइट्स को हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करना। दिस आर द मेन एम्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन। 2026 तक ऑलमोस्ट अपने को अचीव करना है, ये सब है इसमें। हाँ, नहीं तो देखो अब वही है ना कि कहाँ गया। अभी डंप साइट की समस्या ये है कि अब ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के बीच में आ गया है ना। तो अब अगर जो कहाँ गया यार डायग्राम जो बनाया था मैं, ठीक है ये, ठीक है अब ये डंप साइट ह्यूमन सेटलमेंट के बीच में आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गार्डन वार्डन बना देंगे, ठीक है, और इस डंप साइट को फिर कहीं दूर में ले जाके फिर डंप साइट बनाएंगे। कचरा निकलना तो बंद नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा हो रहा है ये मेरे ख्याल से। बिलासपुर में भी ये जो तालाब है ना इधर पे, जो 10-20 रुपए लेते हैं घुसने उसने का, वो पहले शायद डंप साइट्स था। ठीक है, मैंने अपने इधर पे घर साइड देखा है कि जो पहले एक डंप साइट था, वहाँ पे नगर निगम ने पूरा कचरा वचरा हटा के दूसरे जगह पे डंप साइट बना दिया। ठीक है, और वहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया। उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम है आरके क्रिकेट क्लब। ठीक है, और अब वहाँ मतलब टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, रावण भी जलता है उस ग्राउंड में। ठीक है, तो ये देखा है मैंने, ये हुआ है। दिल्ली में भी हुआ है, कई जगह हुआ है। दिल्ली में तो ये क्या नाम है, केजरीवाल जी इस पे वोट भी मांगे थे। अच्छा अच्छा, मतलब साइंटिफिक क्या नाम है, विदेश से ये सब लोग मतलब एक्सपर्ट वगैरह बुलवा के करवाया था। अच्छा हुआ था ये, सस्टेनेबल है, हो जाएगा ये काम। ठीक, इसके बाद एक और छोटा सा न्यूज़। तुम लोगों को मालूम है हम लोग के हमारे देश में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में, क्योंकि जहाँ से वो लोग आते हैं वहाँ बहुत ठंड रहती है, अपने यहाँ पे उतनी ठंड नहीं रहती है। ठीक है, उन पक्षियों में कुछ है साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगोस, ठीक है, वाइट पेलिकन। ठीक है, लेकिन अब एक ये ट्रेंड देखा जा रहा है ना कि अब ये जो प्रवासी क्या बोलते हैं लोगों को, अरे इंग्लिश नहीं बोलना है, माइग्रेटरी बर्ड तो मैं बोलूंगा, तुम लोग हिंदी में क्या बोलोगे। प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, इन लोग अब इंडिया आना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। मतलब ये लोग जो पहले क्या नाम है सांभर लेक और इसके आसपास राजस्थान में आते थे ना, अब ये लोग नहीं आ रहे, मतलब इनकी संख्या में कमी हुई है। ठीक है, तो अब ये कमी क्यों हुई है। ठीक है, तो इस कमी के 3 कारण हैं मुख्य। सबसे पहला तो है हैबिटेट लॉस। ठीक है, आवास विनाश। ठीक है, इसको लिखवा दूंगा मैं। पहला इसका रीजन है हैबिटेट लॉस। दूसरा इसका रीजन है वही जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तीसरा इसका रीजन है जो फूड चेन है, फूड वेब समझते हो, खाद्य जाल, उसमें एंटीबायोटिक्स या जैसे डाइक्लोफिनेक जैसे सब्सटेंसेस है उनका आ जाना। उनके आ जाने से देखो माइग्रेटरी बर्ड्स के आने में कमी नहीं हो रही, उनके नंबर में ही कमी हो जा रही है ना। पहले 100 थे, हमारे यहाँ आए, डाइक्लोफिनेक खाए, वापस गए तो फिर 50 मर गए। तो 50 मर गए तो 50 ही ना वापस आएंगे, 100 थोड़ी ना वापस आएंगे। तो उनके आने की क्वांटिटी में कम नहीं हुआ है, क्वांटिटी में ही कम हो गया है। ठीक है, वो नंबर्स में ही कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, ये देखा गया अभी। ठीक है, और ये देखो ये माइग्रेटरी बर्ड्स ये सब आते हैं, तो इसका इकोलॉजिकल, जो हमारी इकोलॉजी है, जो पर्यावरण है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रभाव भी पड़ता है। सबसे पहले तो ये इको टूरिज्म प्रमोट करते हैं, ये लोग आते हैं, बहुत पर्यटन सैलानी उनको देखने जाते हैं। ठीक है, तो इनके एक इकोलॉजिकल महत्व भी है। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो वो बड़ा बगुला, ठीक है, जो ऐसा मुंडी पूरा वो कर लेता है ना, उसको फ्लेमिंगो बोलते हैं। इन सबको अगर याद नहीं रखना, देखो मैं क्या करता था ना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जैसे किसी
जानवर का नाम आया तो मैं देख लेता था, गोल्डन टेल्ड मकाक, ठीक है, कितना तुम लोग सोचते रहोगे, उससे अच्छा देख लो, देख लेने में याद रह जाता है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन फ्लेमिंगो और वाइट पेलिकन, ये 3 ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हमारे देश में यूजुअली ईस्ट अफ्रीका, यूरोप इधर से आते थे जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब इनकी संख्या में कमी हो गई है। अच्छा, इन लोगों का IUCN स्टेटस भी जान लेते हैं। इसमें से साइबेरियन क्रेन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये अभी मेरे दिमाग में आया तो बता रहा हूँ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में अब अनुवाद नहीं कर सकता हूँ, समझते हो ना। एक होता है एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट के बाद जो वाला जो वो है ना बहुत कम है, लुप्त होने वाले हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं ये, ठीक है। इसके बाद फ्लेमिंगो, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब अगर ठीक से इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है वाइट पेलिकन, ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दबा के मारो टाइप का है इसको, है ना, बन जाओ सलमान खान। ये IUCN स्टेटस है। मैं भी घर गया था ना, मैं वो खोजा, मैं पूरा लिस्ट बना के रखा था एक फाइल में, कौन कौन से जानवरों का क्या क्या IUCN स्टेटस है, और टाइम बाय टाइम मैं उसको अपडेट भी करता था, ठीक है। जनरली वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही होते हैं, ठीक है। लाल पन्ने ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं उस बुक में, मालूम है तुम लोगों को। देखो IUCN की ना एक बुक है, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN लिस्ट सुने हो ना, रेड डाटा बुक, लाल किताब, लाल किताब दूसरी होती है, जानवरों की लाल किताब, ठीक है। कुछ कुछ समझ जाया करो ना। नहीं इसमें जब आता हूँ ना तो फिर मैं एकदम 100% वो नहीं कन्वर्ट कर सकता ना, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को पढ़ाते टाइम याद आ जाती हैं, ठीक है। तो एक बुक है जिसमें लाल पन्नों में उन जानवरों का या उन पक्षियों का नाम लिखा गया है जो ऑलमोस्ट मरने ही वाले हैं, ठीक है। अलग अलग पिंक भी है, पिंक कलर के भी उसमें पेजेस हैं, ग्रीन भी हैं, अलग अलग हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मतलब जो ट्रेंड है वो ये है कि उसमें लाल पन्नों का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन फ्लेमिंगो बर्ड, हाँ ये अब आ नहीं रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। उनका 3 रीज़न है। सबसे पहला तो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा एंटीबायोटिक, प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक लीकेज इन फूड वेब, खाद्य जाल में एंटीबायोटिक ही बोलते हैं, एंटीबायोटिक प्रदूषण इन खाद्य जाल, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हाँ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये भी छोटा छोटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके आखिरी में एक बड़ा वाला पढ़ाऊँगा, तो अभी मैं तुम लोगों को वार्म अप कर रहा हूँ, फिर वो एक है टॉपिक कल जैसा ना हो जाए, इसलिए मैं पहले छोटा छोटा पढ़ा दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे छूट जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, टील कार्बन, लीगेसी वेस्ट, ये आ जाता है प्री में स्पेशली, इनका स्टेटस आ सकता है। और ये अभी की न्यूज़ है, मतलब कल तक का क्या नाम है करंट अफेयर्स मोस्टली कवर करवा दूंगा अगर टाइम मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान भी पढ़ ही लेंगे, शंघाई कॉरपोरेशन, समय मिले तो, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा न्यूज़ और है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या हुआ रणथंबोर टाइगर रिजर्व में? तुम लोग पेपर नहीं पढ़ते हो कि मेरे ही भरोसे हो कि आएगा हफ्ते में 2 बार सब बता के जाएगा? नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो ना। आज दैनिक भास्कर का, आज का कि कल का दैनिक भास्कर, मतलब मैं स्कूल में था तो अच्छा आर्टिकल आया हुआ था इंडिया कनाडा रिलेशंस पे,
मतलब मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि दैनिक भास्कर में इतना अच्छा आर्टिकल आएगा। अच्छा आर्टिकल आया था। अच्छा, दैनिक भास्कर नीचे ही अपने, अच्छा आर्टिकल था वो। ठीक है, पढ़ा करो। उससे ना एक तो सब्जेक्ट मैटर पे जानकारी बढ़ेगी, दूसरा वोकेबुलरी तुम लोगों की अच्छी होगी। हिंदी में जो वर्ड हैं, इंग्लिश में जो वर्ड हैं, वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, पढ़ा करो न्यूज़पेपर। पांचवा है कि चौथा है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है ये। रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, यहाँ ये हुआ रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, राजस्थान में ये। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, इन्हीं नाम के। अब यहाँ क्या हुआ रणथंबोर में? रणथंबोर में क्या हुआ, जो राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अच्छे लेवल पे। ठीक है, बढ़िया सेटिंग वाले लेवल पे। तो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको, मतलब वो उसका कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया। ठीक है, एक ये न्यूज़ थी। तो न्यूज़ ये आई, यही छोटी सी एक न्यूज़ थी रणथंबोर पे। ठीक है, तो रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में ये 5 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स और हैं, ये इन नाम के हैं। ठीक है, मेरे को लगा कि ये आएगा। अब ये आए कि रणथंबोर में टाइगर का कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, संरक्षण हो ही रहा है, क्योंकि टाइगर रिजर्व है। हमारे देश में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है? एमपी। ठीक है, एमपी 2023 के सेंसस में एमपी वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूज़ था, इसका इससे कनेक्टेड ये सब है। एमपी वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, एमपी। ठीक है, 2023 के सेंसस के हिसाब से, 2023 में सेंसस हुआ था। ठीक, ठीक। अब है इंडिया बायोडाइवर्सिटी। ठीक, 785 टाइगर हैं शायद एमपी में 2023 के सेंसस पे। कितने बचे अभी? अरे कितने शेर बचे हैं भाई अपने को छोड़ के? कितने हैं लेटेस्ट में? मैं जब था तो 1011 थे, मतलब मेरे को छोड़ के, मैं 1012वां था। थोड़ा ये सब डाटा याद होना चाहिए, ये सब तो कम से कम। टॉप प्रेडेटर्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद अब है लंबा वाला एक टॉपिक, थोड़ा उसको पढ़ते हैं। इंडिया टारगेट अंडर सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। सुने हो? सीबीडी, 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 कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़े हो तुम लोग? भूल गए हो? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया है ना? तो बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या है? हाँ, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। हाँ, इसे समझता क्या है? ये तो हो गया रटने वाली चीज़।
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, समझते हैं क्या है। देखो, रिसेंटली ना इंडिया ने प्लान किया है कि हम अपना नेशनली जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, बायोडाइवर्सिटी टारगेट मतलब जैव विविधता लक्ष्य, अभी क्या हुआ, COP15 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15वां इसका संस्करण हुआ। ठीक है, और वहां पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क, अभी COP15 हुआ, वहाँ पे इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको बताऊंगा अभी ये क्या है, इसको अपना लिया गया। ठीक है, मतलब ये वही थी कॉन्फ्रेंस ऑफ, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CBD, इस मीटिंग में इस फ्रेमवर्क को अपना लिया गया। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क में, मतलब ये एक है फ्रेमवर्क, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस फ्रेमवर्क में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद आर्टिकल 6। ठीक है, CBD का जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि इस फ्रेमवर्क में जितने भी देश हैं, स्टेट्स हैं, वो लोग अपने देश के लिए एक जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, 2015 में जिसको ये अपनाया गया था, मतलब 2015 में इसको अपनाया गया, तो अब हमने को हमारे देश के लिए एक जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित करना है, बायोडाइवर्सिटी टारगेट निर्धारित करना है। ठीक है, तो इंडिया प्लान कर रहा है कि अगला जो COP होगा, COP16, ठीक है, जो अगला COP होगा, COP16, ये होगा कैली, हाँ कैली, कैली नाम की जगह है कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ है? साउथ अमेरिका का एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया के बगल में क्या है? वेनेजुएला। कोलंबिया, कोलंबिया से वो पनामा वाला ही है ना? हाँ, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 2 ओशन से कनेक्टेड है। ठीक है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, अगला यही होने वाला है। ठीक है, तो इंडिया ने मतलब एक लक्ष्य बनाया है कि अगला जो COP होगा उसमें हम हमारा बायोडाइवर्सिटी टारगेट प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, इंडिया एम्स टू प्रेजेंट इट्स बायोडाइवर्सिटी टारगेट इन द नेक्स्ट COP। ठीक है, recently India plans to submit its national biodiversity targets at CBD aligning with Kunming Montreal बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और COP16 होगा यहाँ पे। COP जो CBD है उसका आर्टिकल 16 कहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं दे विल प्रिपेयर देयर ओन नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि इंडिया के, भारत के बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता लक्ष्य क्या क्या हैं। व्हाट आर द बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला टारगेट
देखो जैव विविधता अलग चीज़ है, क्लाइमेट चेंज का जो वो होता है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं तो एक दिन एक क्लास में ना ये जो अलग अलग जितने भी वो हैं उनकी क्लास ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों की कौन सा कॉन्फ्रेंस किसके लिए हो रहा है। ठीक है, कई सारे ऐसे पैरेलल 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 में होते रहते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये यूएनएफसीसी वाला नहीं है, ये सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता पे कन्वेंशन है ये। ठीक है, ठीक। सबसे पहला जो टारगेट है वो है कंजर्वेशन एरियाज पे, कंजर्वेशन एरिया, संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक, सॉरी, कि 2030 तक हम अपने देश में 30% जो एरिया है, मतलब अभी अगर 100 एकड़ है तो उसको 30% और बढ़ाएंगे। ठीक है, जो जैव विविधता जो लॉस कर चुके हैं, मतलब हमारे कारण जो पहले क्या नाम है जंगल वंगल हुआ करते थे, हमारे कारण कट गए, लेकिन हम उनको रिक्लेम करेंगे फिर से। ठीक है, पुनर्जीवित नहीं होगा, कुछ तो होगा ऐसे ही, समझ गया ना तुम लोग। ठीक है, पहला तो ये है कंजर्वेशन एरिया, संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, कि जैव विविधता के अंदर में जितने भी क्षेत्र हैं उसको बढ़ाएंगे, सीधा सीधा 30% बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा है इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक भी है। इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन। आक्रामक प्रजाति समझते हो तुम लोग? हाँ, जो हमारे देश के नहीं है या जो एक पर्टिकुलर एरिया के नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, और ना ही सिर्फ बाहर से आए हैं। अब देखो क्या है, ये वो गैर देशीय जीव हैं जो बाहर से आए हैं। ठीक है, और बाहर से आके ना सिर्फ वो हमारे एनवायरनमेंट में रह गए हैं बल्कि फल फूल भी रहे हैं, और इस हिसाब से फल फूल रहे हैं ना कि अब देखो, देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, संसाधन लिमिटेड है। ठीक है, पहले वहाँ पे हमारे जो भी थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो थे, अब बाहर से कुछ लोग आए, तो रिसोर्सेज संसाधन तो मिनिमम ही है। अब बाहर वाले क्या करेंगे, हमारे के साथ कंपटीशन करेंगे, और जाहिर सी बात है, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो बाहर से आके जब ये यहाँ रह सकता है तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इसके कारण क्या होगा, हमारी जो नेटिव स्पीशीज है, ठीक है, नेटिव स्पीशीज बोले तो देशी प्रजातियाँ, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों को इन्वेजिव स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, आक्रामक प्रजाति। अब आक्रामक प्रजातियों की भी रैंकिंग है कि सबसे फर्स्ट नंबर की आक्रामक प्रजाति कौन सी है। तो एक पेड़ होता है जिसको वाटर हायासिंथ बोलते हैं। वाटर हायासिंथ देखे हो, नालों वालों में जो हरा हरा दिखता है, वो इन्वेजिव स्पीशीज है और नंबर 1 रैंक पे है वाटर हायासिंथ। क्या? हाँ, टेरर ऑफ बंगाल, वो ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाटर हायासिंथ बोलते हैं उसको। हाँ, समझ गए ना तुम लोग, देखते होगे नाले में पूरा भरा हुआ है। ठीक है, समझ में नहीं आता नाला है कि गार्डन है। ठीक है, सब वो रैंक 1 पे है, लिख लो ये चीज। ये कहां से खोज खोज के लाता हूं मैं, रैंक 1 पे ही है। रैंक 2 पे कौन है? हाँ, लेंटाना। लेंटाना ये भी बढ़िया दिखता है, मेरे को भी नहीं मालूम था, लेंटाना। ठीक है, और तीसरा है ब्लैक रैट, काला चूहा। और इसके अलावा और एक चूहे हैं, एक तो ब्राउन रैट और एक हाउस माउस बोलते हैं, जो घर में पाया जाने वाला चूहा है। ये भी हाईली इन्वेजिव स्पीशीज है। ठीक है, लेंटाना ना, तुम लोग देखना इसका फोटो, तुम लोग समझ जाओगे। ये दिखता है, अरे वो गुच्छे में होता है, ऐसा गुच्छे में छोटा 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 होता है। ठीक है, पहले ये हरा होता है, फिर ये ना काला भी हो जाता है।
इसको खा भी लेते हैं, मीठा मीठा लगता है। और इसके जो फूल होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं एक ही बंच में, लाल पीला हरा एकदम रंग बिरंगे, देखे हो? हाँ, उसी को बोलते हैं लैंटाना। ये देखे होगे? हाँ, रोड के किनारे में। ये सेकंड रैंक का है, ठीक है। और तीसरे नंबर का है, क्या था? ब्लैक रेड, काला चूहा, ठीक है। ये सारे इन्वेजिव स्पीशीज है, ठीक। बाकी इन्वेजिव स्पीशीज में मैं 2 पेज का तैयार करके आया था, लेकिन टाइम हो जाएगा। इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है राइट्स एंड पार्टिसिपेशंस, छोड़ देते हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन, इस लक्ष्य के अंतर्गत हम जो फूड वेस्टेज है उसको 2030 तक आधा करेंगे। जितना भी खाना हम बर्बाद कर रहे हैं, 2030 तक लक्ष्य है कि उसमें 50% की कमी आ जाएगी। सस्टेनेबल कंजम्पशन, सतत उपयोग। किसका फोन आ रहा है? अच्छा, देख ली, ठीक है। इसके बाद चौथा वही पॉल्यूशन रिडक्शन, प्रदूषण कम करना। पॉल्यूशन रिडक्शन। और पांचवा है बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग, जैव विविधता नियोजन। इसके अलावा एक और भी है कि सीबीडी में एक है जिसको बोलते हैं राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। इसमें यह है कि जो जंगल के आसपास रहने वाले जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो स्थानीय लोग, उन लोगों को साथ में लेके इन सारी चीज़ों का विकास करना है। ये सारा चीज़ जो भी होगा लक्ष्य है, इन लक्ष्य की पूर्ति में जो उस एरिया के आसपास रह रहे स्थानीय लोग हैं, जनजाति है, उनको साथ में लेके ये सारा लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक है। सस्टेनेबल कंजम्पशन, रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज बाय हाफ, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन, अधिकार एवं भागीदारी, स्वदेशी लोग, लोकल कम्युनिटीज, महिलाएं, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ टारगेट्स हैं इंडिया के जो हम अगले सीओपी में मतलब वो डालेंगे इसको। हाँ, इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट में भी 50% कोशिश करेंगे कि 2030 तक 50% जो हमारे देश में इन्वेजिव स्पीशीज हैं, बाहर के जो स्पीशीज हैं, उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। देखो, ये इन्वेजिव स्पीशीज के ना कुछ कुछ कारण भी है, मैं लिख के लाया था, लेकिन ऐसे ही सुन लो अब, ठीक है। इसका सबसे पहला जो कारण है ना, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बाद जो देशों के बीच में व्यापार होने लगा, ठीक है, उस व्यापार के चलते ये जो इन्वेजिव स्पीशीज की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बलास्ट वाटर। सुने हो बलास्ट वाटर क्या होता है? बलास्ट वाटर, हाँ, अरे गाजर घास नहीं भाई, बलास्ट वाटर क्या होता है ना, देखो, जब शिप, बड़ी बड़ी शिप, कंटेनर, ठीक है, वो लोग जब पानी में उतरते हैं ना, तो उनके एक नीचे डेक में ना एक बहुत बड़ी टंकी बना दी जाती है, उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि वो शिप स्टेबल रहे, ठीक है। अब वो शिप क्या है, मतलब मान लो ऑस्ट्रेलिया से आया इंडिया, इंडिया से गया यूएस, यूएस से फिर आया इंडिया, तो शिप के नीचे अब वो पानी तो कई 100 मतलब महीनों तक तो वो वैसे ही रहा, ठीक है। और अलग अलग जगह में जाएगा तो उसमें अलग अलग सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे ही, ठीक है। अब क्या होता है, 6 महीने बाद मान लो कि उस शिप का जो ये बलास्ट वाटर, तुम लोग देखना शिप से पानी निकलते देखे हो तुम लोग, पानी गिरता रहता है हमेशा, खड़ी शिप से देखना कभी पानी उन लोग खाली करते हैं बलास्ट वाटर को, ठीक है। अब मान लो कि ये शिप है जो 3-4 महाद्वीप घूम के आया, भारत में तमिलनाडु कोस्ट में उसने डॉक किया
और पूरा पानी जो है वो निकाल दिया। तो अब क्या हुआ, पूरी जगह की जो गंदगी है वो कहाँ आई, हमारे ओशंस में आई। ठीक है, उस पानी को ब्लास्ट वाटर बोला जाता है। ये देखे होगे तुम लोग, अब ध्यान नहीं दिए होगे, शिप जब खड़ा रहता है ना तो कि पानी गिरता रहता है, मतलब वो गोल 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 बना रहता है उसमें से, उस पानी को ब्लास्ट वाटर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वही है। और दूसरा, हम जो घर में गार्डनिंग के नाम पे जो बाहर से विदेशी जो पेड़ पौधे ला के लगा देते हैं उस पर, इवन जो पेस्ट कंट्रोल जो हम अपने घर पे करवाते हैं वो भी एक रीज़न है इन्वेजिव स्पीशीज का। पेस्ट कंट्रोल मतलब हम अब हमारे यहाँ के दीमक को मार दिए, ठीक है, मार तो दिए कुछ कुछ केमिकल छीट के, लेकिन देखो जैसे मिल्क का पेस्चराइजेशन समझते हो ना, पानी को गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद भी कुछ सूक्ष्म जीव उसमें रह ही जाते हैं, ठंडा करने के बाद भी रह जाते हैं। तो ऐसे ही पेस्ट कंट्रोल के बाद दीमक तो मर जाता है, लेकिन उसके जगह वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो उस मतलब उस पेस्ट कंट्रोल के बाद भी जीवित रह जाते हैं। तो अब ये तो मर गया दीमक, लेकिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल भी एक रीज़न है इन्वेजिव स्पीशीज का। ठीक है, और इसके 10-15 रीज़न लिख के लाया था, वो बहुत टाइम हो जाएगा, उसमें नहीं जाता है, बस इन्वेजिव स्पीशीज ये समझ जाओगे तो हो जाएगा। आक्रामक प्रजातियों का, आक्रामक प्रजाति बोला जाता है इनको। एक रीज़न क्लाइमेट चेंज भी है, जलवायु परिवर्तन। पहले क्या होता था, मान लो कि आर्टिक का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इतना ठंड रहता था कि उसके नीचे जो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, वहाँ के मछलियाँ ही मान लो, मछलियाँ इतना ठंड होता था कि मछलियाँ ऊपर नहीं जा पाती थी। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है। बर्फ़ पिघल रहा है मतलब जो ओशन है उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मछलियाँ जो पहले वहाँ तक नहीं जाती थी आजकल वहाँ तक भी तैर के आ रही हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र, किसी जगह का पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र ही है ना, उसमें गड़बड़ हो गया ना, कि पहले वहाँ दूसरी मछली रहती थी, फिर वो आती नहीं थी, फिर वो गई, तो वहाँ का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन्वेजिव स्पीशीज का, और ये वाकई में समस्या है। बेशरम देखे हो, वो हमारे यहाँ का नहीं है, इन्वेजिव स्पीशीज है वो। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम था कि ये लैंटाना जो है ये हमारे यहाँ का नहीं है, इन्वेजिव स्पीशीज है। हाँ हाँ, ठीक है, तो जो ये ग्लोबल ऑर्डर में जो ट्रेड और इसका जो बढ़ावा मिला ना वैश्वीकरण के कारण, इसके कारण ये जो इन्वेजिव स्पीशीज की प्रॉब्लम है बहुत हो गई। ठीक है, ब्लास्ट वाटर देखना, जहाज खड़े रहता है गिरता रहता है पानी, जाके यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिलेगा आराम से। ठीक है, कुछ कुछ नया चीज़ जानने की, जानते हो तुम, जानने को मिलता है। देखो मेरी छोटी सी कोशिश रहती है ना कि तुम लोग जब इस रूम से जाओ तो कुछ ऐसा लेके जाओ जो नहीं मालूम हो। ठीक है, तो एक ब्लास्ट वाटर शायद नहीं मालूम होगा, या मालूम भी होगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा नया। ठीक है, रटने की बजाय नई चीज़ों, अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दोगे तो लिखने को तुम्हारे पास कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं हो रहा है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वो है क्या आखिर। ऐसा नहीं दिया तो क्या। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, थोड़ा देखते हैं ये क्या है। कुनमिंग, कुनमिंग चाइना का एक वो है, ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल तुम लोग पहले भी सुने होंगे, मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क, ये है क्या आखिर। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, बहुपक्षीय संधि, लिख लो, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। बहुपक्षीय संधि,
जिसको 2015 में अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, विच वॉज अडॉप्टेड एट 2015। और ये जो है ये SDG सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन भी करता है ये, ठीक है। अब इसके गोल क्या क्या है, इसका लक्ष्य क्या क्या है? तो इसका 2 लक्ष्य है इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क का। 2 लक्ष्य है। एक तो है छोटा लक्ष्य 2030 का लक्ष्य, ठीक है, 2030 का लक्ष्य है, और एक बड़ा लक्ष्य है दीर्घकालिक 2050 का, ठीक है। दो 2030 तक का क्या लक्ष्य है कि क्षीण हो चुके जैव विविधता क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापना, ठीक है। मतलब वो जैव विविधता वाले क्षेत्र जो खत्म हो चुके थे, उसमें से 30% को हम फिर से पुनर्स्थापित कर देंगे, ठीक है। रिस्टोरिंग 30% ऑफ डिग्रेडेड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। 2030 तक क्षीण हो चुके जैव विविधता क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापना। कब तक? 2030 तक, ठीक है। 2050 के लिए हमारा क्या लक्ष्य है? 2050 के लिए जो लक्ष्य है वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता बनाना, ठीक है। मतलब सारे स्टेट्स को ये मनाना कि भाई डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन वो विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के भी किया जा सकता है, ठीक है। कलेक्टिव कमिटमेंट टू लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। कमिटमेंट, एक बार कमिटमेंट कर दी तो 2050 का इसका लक्ष्य ये है। अब आते हैं भारत पे कि भारत ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा, 2050 में तुम लोग कितने साल के रहोगे? मेरा तो हो जाएगा अपना तुम लोग देख लो, ठीक है। कैसे प्राप्त करेगा भारत ये लक्ष्य? कैसे प्राप्त करेगा? सबसे पहला तो है, देखो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और ये सब की बात कर रहे हैं ना, तो इसका समाधान सिर्फ एक ही चीज में है कि जो हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सही से रह सके, ठीक है। मतलब वो एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। और देखो क्या नाम है, जानवरों के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, कि रहने की ही जगह नहीं है। जैसे तुम लोग सुने होंगे कि शेरों का भी एक इलाका होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पहले बड़े बड़े जंगल थे, अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अब वो जंगल छोटे हो रहे हैं। जंगल छोटे हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? शेर आपस में लड़ेंगे मरेंगे। अगर आपस में नहीं लड़ेंगे तो रिहायशी इलाकों में घुसेंगे, ठीक है। फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी और अल्टीमेटली मरेंगे वही, ठीक है। तुम लोग देखते हो ना, आदमखोर भेड़िया क्या गांव में घुसा, अगले दिन गांव वाले उसको पीट पीट के, ठीक है। ये वो नहीं था जो आया था, हम उसके एरिया में गए थे। लेकिन जो भी है, हमारे पास, हम सुपीरियर हैं रेस में, जो भी है, जो वापस जो रिस्टोरेशन या पुनर्स्थापना होनी है वो वैसी होनी है, ठीक है। जैसे क्या नाम है, हाथियों का भी तुम लोग देखोगे, ठीक है। हाथी को रहने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, और हर मतलब सीजन में वो अपना जगह चेंज करता है, माइग्रेट करता है इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और खाने के तलाश में, ठीक है। अब जो पहले जंगल था वहां पे हमने अपने कॉलोनी बना दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, हाथी का रास्ता तो वही है, वो तो कई साल से उसी रास्ते में जा रहा है, वो तो तुम 2 साल पहले आ गए, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और
देखो इससे एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति है ना वो सिर्फ इंसानों में ही है, जानवरों में नहीं है। अगर जानवर एडजस्ट, क्या नाम है, खुले हुए, मतलब वो तोता जो ठीक ठाक खुले में रह चुका है, उसको लाके तुम लोग घर में लाके देख लेना, वो मर जाएगा, नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है। जानवर एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो जानवरों के एक्सटिंक्शन का या उनके नंबर कम होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पोचिंग, शिकार करना नहीं है, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले इतने बड़े बड़े, सॉरी यार, पहले इतने बड़े बड़े क्या नाम है जंगल हुआ करते थे, अब वो छोटे 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 होते गए। ठीक है, एक रीजन ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा है जब जानवर माइग्रेट करता है, हर जानवर माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड वाटर जाता ही है, क्योंकि वो अपनी खेती को थोड़ी ना कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ चरा, यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ गया। अब देखो हमने क्या किया कि मान लो ये एक जंगल है, हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि ये पहला जंगल है, ये दूसरा जंगल है। ठीक है, पहले जानवर यहाँ थे, फिर वो यहाँ गए। तो पहले क्या हुआ करता था ना, इन दोनों को कनेक्ट, इन दोनों के बीच में आपस में एक कनेक्शन था, मतलब जिसको कॉरिडोर बोला जाता है, कि जानवर आराम से यहाँ से वहाँ जा सकता था। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ कोई कॉलोनी बना दिया, कुछ बना दिया, तो इस चीज को बोला जाता है ना फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, तोड़ दिया ना हमने। अब जानवर इतने ही एरिया में कन्फाइंड है। ठीक है, देखो शेर, पिंजरे का शेर अलग होता है, खुले में हुआ शेर अलग होता है। ठीक है, तो उससे उसकी शेर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि भाई वो खुले में रहता है, लंबा लंबा सफर तय करता है, वो तो खत्म हो गई ना। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इस ये पूरी जो प्रजाति है यही कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो अभी जो हमको जरूरत है करने की वो ये है कि ये जो बिखरे हुए जितने भी फॉरेस्ट हैं, इन सब के बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बना दो, जिसको ग्रीन कॉरिडोर बोला जाता है, हरित कॉरिडोर्स। ठीक है, ताकि जानवरों का जो मूवमेंट या माइग्रेशन है वो आसान हो सके, और इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो हाउ इंडिया कैन अचीव, इंडिया कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है, सबसे पहला इसका रीजन है बाय हैबिटेट कनेक्टिविटी। ठीक है, पर्यावास संपर्क। पर्यावास संपर्क से क्या होगा, देयर विल बी इजी माइग्रेशन, इंटर माइग्रेशन आसान हो जाएगा। देखो अब ये कई सारे कॉमन पॉइंट्स हो, तुम लोग भी लिख सकते हो कि पॉल्यूशन कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, ठीक। दूसरा दूसरा है मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा। इन सारी चीजों को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वित्तीय संसाधन जुटाना, इन सब को मालूम है इसमें क्या लिखा है। आज स्माइली नहीं बनाया है। हाँ, मोबिलाइजिंग, वित्तीय संसाधनों का जुटाना, पैसा लगेगा। देखो अब ना एक ट्रीटी भी है, उस ट्रीटी में ये है कि जितने भी विकसित देश हैं वो हर साल जो ये जैव विविधता लॉस हो रहा है, ये लॉस मोस्टली माना गया है कि जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कारण हुआ है। ठीक है, तो एक फंड है जिसमें विकसित देश, जो डेवलप्ड देश हैं, वो हर साल 20 बिलियन डॉलर देंगे। कब तक, 2025 तक। किसके लिए देंगे, फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉस्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसके
लिखा तो था मैं कहीं, फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, जैव विविधता संबंधी पहल के लिए। ठीक है, क्या 2025 तक हर साल $20 बिलियन देंगे और 2030 तक $25 बिलियन देने का बात हुआ था कि विकसित देश विकासशील देशों को देंगे, ये माना भी गया था, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो इंडिया को क्या करना है? इंडिया को इस बात को मनवाने के लिए जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूएनएफसीसी है, जो भी है, उनको इन बातों पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? चलो भारत ठीक ठाक देश है, और भी गरीब गरीब कंट्रीज है ना, श्रीलंका है, मालदीव्स तो ठीक है, डूबे तो डूबे ठीक है, फिलीपींस है, लाओस है, दुनिया भर की जगह हैं, छोटे छोटे नेशन आइलैंड कंट्रीज हैं, वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे फॉर दिस क्लाइमेट मिटिगेशन? तो इस बातों पे भारत को राजी करना पड़ेगा, तभी जो वित्तीय जो समस्या है उससे पार पाएंगे हम। तीसरा, टू इम्प्रूव अपॉन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमको हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कृषि संबंधी जो हम अभी कर रहे हैं, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, किस प्रकार के रिफॉर्म की? कि भाई उनको, किसानों को समझाओ, किसानों को क्या समझाओ, खुद को समझना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये जितने भी हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं फूड चेन, खाद्य जाल में आ ही जाते हैं। ठीक है, अभी अपने को लग रहा है कि हम केमिकल फ्री खाना खा रहे हैं। ठीक है, होंगे कोई ना कोई किसान, किसी के पिताजी, तुम लोग को मालूम है कितना पड़ता है? मैं तो देखा हूँ, अपने लिए अलग उगाते हैं, बेचने के लिए अलग उगाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये घर भर रखे हों, वो बेचे भर। ठीक है, इला कुटाऊँ ओला बेचूँ, और देख लोगे तो मन नहीं होगा चावल खाने का। ठीक है, वो जो क्या नाम है, जो छिड़कता है वो खुद मुंह बांध के छिड़कता है और शाम तक उसको नशा हो जाता है। ठीक है, तो हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें एक रिफॉर्मेशन, बदलाव की जरूरत है। ठीक है, स्थायी विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। ठीक है, वी शुड अडॉप्ट दोज प्रैक्टिसेस विच विल एनहेंस इकोलॉजिकल बैलेंस। कृषि में सुधार इस प्रकार से कि स्थायी विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो परिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, विच विल प्रमोट इकोसिस्टम हेल्थ। ठीक है, और पढ़ना है, 2 टॉपिक और था, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा एलॉन मस्क। देखे वो वाला न्यूज़? देखे एलॉन मस्क वाला? हाँ, रॉकेट पकड़ लिया हाथ, न्यूज़ हाथ में है, वो जो हाथ पकड़ा उसको, उसका नाम है, मालूम है? वो हाथ का नाम है मैकाजिला। नहीं देखे तुम लोग? देखना, वो आएगा। ठीक है, वो एक नई टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति कर देगा वो पागल है, वो हो जाएगा। अब नासा बोल रहा है ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, तू ही अपना कर ले, क्योंकि अब नासा के रॉकेट वो लॉन्च करेगा। हाँ ना, सही बोल रहा हूँ, 2026 तक ले जाएगा नासा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है हम तेरे को देंगे 2026 तक, अपने को मून में चाहिए। तो बोला एलॉन मस्क, और वो खतरनाक आदमी, वो बोला मून नहीं, मैं मार्स में लेके जाऊंगा। सही में बोल रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। नासा ने बोला मून तक का बना दे, बोला मून तक का नहीं, मार्स तक का चाहिए, अपन कर देंगे। और अभी वो है कि 2035 तक तो मार्स के ही बाहर का बोलो तुम, जहाँ जाना है, स्पेस टूरिज्म वो उसको वो देता है। ठीक है, क्या ब्रह्मांड भ्रमण, लेकिन रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, क्योंकि इसके पहले रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जब आते थे तो या तो वो पैराशूट से गिरते थे, ठीक है, या तो उनको समुद्र में मतलब वो समुद्र में गिराया जाता था ताकि किसी को नुकसान ना हो। लेकिन अब उसको रीयूज करने के लिए भी तो भाई उसको समुद्र में जाओ, उसको लेके आओ, साफ करो, ये करो वो करो, खर्चे बहुत हैं, टाइम बहुत लगता है। लेकिन ये जो चीज़ हुआ, ठीक है, मैकाजिला, हवा में ही पकड़ लिया उसको। ठीक है, कि फिर से उसका फर्स्ट स्टेज, वो रॉकेट के ना कुछ स्टेज होते हैं,
ठीक है, 2 स्टेज का रॉकेट है वो, एक ये और एक ये। ठीक है, ये स्टेज 1 है जो मेन रॉकेट है स्पेसक्राफ्ट, और ये है जिनको बूस्टर्स कहा जाता है, आग लगती है यहीं पे। ठीक है, ये स्टेज 2 है। तो ये तो अपना चला गया काम पे, ये वापस आके उस हाथ में फंस गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, इसको झाड़ू वाड़ू मारो, इसको ऊपर से लगाओ, फिर से भेज दो। टाइम बचा, पैसा बचा, एफर्ट बचा। ठीक है, और ये है सही टेक्नोलॉजी है। इंडिया भी काम कर रहा है, पुष्पक करके हमारा एक बहुत एम्ड प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट अपने लास्ट स्टेज पे ही है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कुछ और ही है, स्पेस एक्स। ठीक है, और ये जो स्टारशिप है इसको हाँ, ये जो स्पेसशिप है इसको स्टारशिप बोला जाता है। इस जो एलॉन मस्क बनाया है, इसका जो ये शटल है, इस शटल का नाम स्टारशिप है। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ ना, फिर वो एसेंचुएटर्स, मोटर्स और ये सब बताऊंगा, तुम लोग भागोगे फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं बच के निकल रहा हूँ, उसको नहीं कर पाया। एक्सेंचुएटर मिले ही नहीं हिंदी में, कहाँ से उसको खोजूं? मोटर तो मोटर ही होता है, एक्सेंचुएटर का कहाँ से खोजूंगा मैं? और फिर ना वो मेरे को वो करना पड़ता है, एक्सेंचुएटर्स इन हिंदी। तो कभी कभार ना क्या नाम है, जैसे मैं अभी सर्च किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन हिंदी, मेरे को हिंदी में कन्वर्ट करना था, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन हिंदी। तो वो पूरा पैराग्राफ आ रहा था, मतलब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हिंदी में उसका पूरा ही दिखा रहा था, मेरे को बस उस चीज़ का मतलब चाहिए था ना, वो पूरा उसी में का दिखा रहा था, तो नहीं मिला मेरे को। तो मैं अपने मन से ही फिर खोजा इधर उधर, तो एफर्ट बहुत लगता है मेरे। मैं बता रहा हूँ, अगर ये हिंदी का ये लफड़ा नहीं होता ना, तो और ज़्यादा कंटेंट देके जाता मैं। इंग्लिश नहीं होता है ज़्यादा दिक्कत है, समय मेरे को इसमें लगता है। सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना, विवादास्पद भाषण। अरे ठीक है, मैं भी इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, कम से कम अपनी भाषा तो समझेंगे। और आजकल हो रहा है, अब दिमाग में ना हिंदी 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 आता, मतलब क्या नाम है, सेपरेटिस्ट को मैं बिना उसके कर दिया था। सेपरेटिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलगाववादी। का चक्कर में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दिन, 2 महीने में हो जाऊंगा मैं, लौह पथगामिनी तक आ जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग बोलेगे इतना हिंदी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इसको मिड एयर बूस्टर रिकवरी बोला गया। ठीक है, एक्सेंचुएटर, मोटर्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, अगले में पढ़ लेंगे कभी इसको। ठीक है, क्योंकि चिट भी आ गया मेरे पास। ठीक है, सबको मालूम है इसमें क्या लिखा है, उनको लगता है कि हमको नहीं मालूम। चलो, थैंक यू।